Hello everyone, welcome to class 10th. Today I am continuing the next topics of Political Science chapter 2. The chapter name is Federalism, and last time we have discussed some topics of this chapter like meaning of federalism, key features of federalism, and the topic what makes India an federal country. So today our topic is how is federalism practiced? So, constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. So, the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together. So these are the shared ideals in our country. So हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कंट्री से? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का हो कि हमें हर नज़र से डाइवर्सिटी से देखा जाए, रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाए, हमें हमारे कल्चर फॉलो करने के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, डाइवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, डिज़ायर्स है हमारी लिविंग टुगेदर साथ रहने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी कंट्री को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि हम ये सब चीज़ें यहाँ पर कर सकें, राइट। सो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हो हमारे लिए, ठीक है, और हम कहीं भी जा सकें, अपनी बात को कह सकें। ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सभी मेंशन है ये हमारे लिए अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है आज का लिंग्विस्टिक स्टेट्स. So what are linguistic states? Linguistic states are the states. This was the first and a major test of democratic politics in our country. Linguistic states क्या होते हैं? Linguistic states are the states which are based on the language. Language के आधार पर जो states बने हैं उन्हें हम linguistic states बोलते हैं, ठीक है। So if we look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of now, so we will be surprised by the extent of the changes. अगर हम अपना पॉलिटिकल मैप देखते हैं इंडिया का, सो 1947 से लेकर अब तक जितने भी चेंजेस आए हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। वो एकदम से चेंज नहीं हो गया है कि रातों रात कोई चीज़ चेंज हो गई है, उसे बदलने में बहुत साल लगे हैं। पहले जो पुराने स्टेट्स थे वो वैनिश हो चुके हैं, नए स्टेट्स क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि 1947 में ओनली 14 स्टेट्स थे, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं तो हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हम किसी भी नज़रिए से कि 1947 से अब तक का जो बिगेस्ट चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है हमारे स्टेट्स वगैरह को लेकर। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन चुके हैं। लाइक अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया एक तरीके से। और अगर हमें इसी तरीके से देखा जाए तो जो हमारे जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तो ये भी जो भी स्टेट्स हैं हमारे इसी पॉलिसी पर चल रहे हैं, ठीक है। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जब डिमांड हुई कि इन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए, तो इससे कुछ नेशनल लीडर्स को ये लगा कि इससे हमारी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन ना आ जाए, हमारी कंट्री बिखर ना जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कुछ टाइम के लिए रखा, लेकिन जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने से हमारी कंट्री और ज़्यादा यूनाइटेड हो गई है और ज़्यादा एकता आ गई है कंट्री के अंदर। क्योंकि अगर हम कभी एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो आपके पास 2 या 3 लैंग्वेजेस होती हैं, राइट। आप उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक है मेरे लिए हिंदी या इंग्लिश ईजी होगी, ठीक है, जैसे ही मैं उसको मेंशन करूँगी। सो यहाँ पर हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स होना एक फ़ायदेमंद कदम रहा है, ठीक है। Our next topic is language policy. A second test for Indian Federation is the language policy. जो सेकेंड टेस्ट किया गया इंडिया के लिए, फेडरेशन के लिए, वो हमारा लैंग्वेज पॉलिसी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है।
हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, हिंदी हमारे देश में 40% लोग बोलते हैं, ठीक है। Therefore, there were many safeguards to protect other languages besides Hindi. There are 21 other languages by the Constitution recognized, right? A candidate in an examination conducted for the central government provisions may opt to take the examination in any of these languages. Like जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था, अगर कोई कैंडिडेट एग्जामिनेशन देना चाहता है जो कि कंडक्ट हो रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें ये प्रोविज़न है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है, वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे उसे, ठीक है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट्स की भी कुछ अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, इसमें से, ठीक है। जैसे कि अनलाइक श्रीलंका, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in speaking the use of Hindi, ठीक है। The use of English for official purposes was to stop in 1965, ठीक है। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होता था, जो कि 1965 में स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue, but कुछ स्टेट्स थे, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, जिन्होंने डिमांड किया था कि इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में इसके लिए वायलेंस भी हुआ था। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। फिर क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए जो रिस्पॉन्स दिया था, इसमें इन्होंने ये बताया था, वो एग्री हो गए थे कि हिंदी के साथ इंग्लिश का यूज़ भी ऑफिशियल पर्पसेस में हो सकता है, ठीक है। कुछ क्रिटिक्स थे उस टाइम पर जो कि फेवर करते थे इंग्लिश स्पीकिंग का, ठीक है। हिंदी का जो प्रमोशन था वो भी ऑफिशियल पॉलिसी के लिए हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो प्रमोशन का ये मीनिंग नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ हिंदी को इम्पोज किया था जहाँ पर लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। ये इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स में भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखी थी, जिसने कि हमारी कंट्री को हेल्प किया किसी भी तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, लाइक श्रीलंका, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर और स्टेट के किस तरीके के रिलेशंस होते हैं जब फेडरलिज्म आता है कंट्री के अंदर, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स की पावर किस तरीके से वर्क करती है, रूलिंग पार्टीज़, केंद्र की सरकार और जो ये स्टेट्स की सरकार बनती है, किस तरीके से इनकी पावर को शेयरिंग का किस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये हम अब समझेंगे, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले देखा गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बहुत टाइम तक, 30 साल तक कांग्रेस ने राज किया, ठीक है, हमारी कंट्री पर बहुत टाइम तक वही पार्टी रही। तो इसका मतलब उस टाइम पर क्या था, दिस मींट दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज, उस टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो अपनी ऑटोनोमस पावर को यूज़ नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी कंटिन्यूस थी। जब स्टेट लेवल पे कोई डिफरेंट पार्टी आई, यानी कोई दूसरी पार्टी बनी, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसने उनकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश की, ठीक है, जो केंद्र की सरकार थी। तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे वुड ऑफन मिसयूज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मिसयूज़ करने की कोशिश किया स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो राइवल पार्टी से उन पर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो 1990 के बाद एकदम से कंडीशंस चेंज हो गई। तो उस टाइम पर क्या हुआ, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 एंड दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। 1990 के बाद फिर से चेंज देखने को मिला, इसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। कोलिशन गवर्नमेंट होती है मिलीजुली सरकार, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, किसी सिंगल पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी लोकसभा में, और जो मेजर नेशनल पार्टीज़ थी वो बहुत सारी पार्टीज़ के साथ आ गई, यानी मिलीजुली सरकार, यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट, ये उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, वहाँ पर एक नया कल्चर बना पावर शेयरिंग का,
और रिस्पेक्ट आई, ऑटोनॉमी जो थी यानी वहाँ की अपनी स्वराज था जो स्टेट गवर्नमेंट था उसके लिए रिस्पेक्ट हुआ. So this trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. Right. So ये जो ट्रेंड था इसको मेजर सुप्रीम कोर्ट्स ने भी सपोर्ट किया. ठीक है. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. तो जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो इस टाइम पर बहुत इफेक्टिव है जिस तरह की पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स है. राइट. सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल मीट in the next class. Till then, bye bye.